यस। तो क्या समझा रही थी मैं आपको, मुझे आप बताइए कि सॉल्वेंट के पार्टिकल की कंसंट्रेशन लो कहां है और हायर कहां है। लो इधर है भाई, यहाँ पे सॉल्यूट भी है विद सॉल्वेंट, वहां पे प्योर सॉल्वेंट है, तो कंसंट्रेशन कहां जाता है यहाँ। तो ऑस्मोसिस ये कहता है कि वहां पे आपकी क्या होगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल की फ्लो किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा कि नहीं होगा। और ये जो मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउड करती है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां आना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पे प्रेशर है ना, यहां से हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से आप फ्लो ना करें, ये इधर से इधर फ्लो करें। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। हम जस्ट ऑस्मोसिस का रिवर्स करवा रहे हैं यहाँ पे। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, सॉल्वेंट के पार्टिकल हायर टू लोअर जा रहे थे, हायर टू लोअर, हम थोड़ा सा प्रेशर इधर साइड अप्लाइड करके, सॉल्यूशन की साइड थोड़ा सा प्रेशर अप्लाइड करके हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड फ्लो करवा रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल, जस्ट यही कर रहे हैं। यहाँ पे दो पार्ट है, इधर सॉल्वेंट भरा हुआ है, इधर सॉल्यूशन भरा हुआ है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होना चाहिए था थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमम प्रेशर अप्लाइड करके क्या कर रही हूँ, लोअर टू हायर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को फ्लो करवाना चाह रही हूँ। तो ये जो मिनिमम प्रेशर है, दिस मिनिमम प्रेशर, दिस मिनिमम प्रेशर टू स्टॉप द प्रोसेस, to stop the process of osmosis, to stop the process of osmosis is called osmotic pressure pi, is called osmotic pressure pi. Are you understand? सेमी परमेबल वॉल है, सेमी परमेबल वॉल है, एक वॉल यहाँ पे लगा रखी है, इमेजिनरी वॉल नहीं है, ये सेमी परमेबल वॉल है जो कि सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउड करती है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, दिस मिनिमम प्रेशर जो कि स्टॉप कर रहा है ऑस्मोसिस को और रिवर्स ऑस्मोसिस को स्टार्ट कर रहा है। रिवर्स ऑस्मोसिस तो हो गया ये लोअर टू हायर, रिवर्स ऑस्मोसिस कहां दिखते हो आप डेली लाइफ में, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते मैं क्या करवा रही हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस करा रही हूँ। आप मुझे बताइए डेली लाइफ में आपको कहां देखने को मिलता है रिवर्स ऑस्मोसिस। सबको पता है लेकिन कुछ नहीं पता है। वाटर प्योरीफाई, आरओ, आरओ के अंदर एक्चुअल में होता है क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है उसके अंदर, रिवर्स ऑस्मोसिस ही तो होता है। नहीं समझे, आरओ जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करती है। इसका शॉर्ट फॉर्म आरओ ही तो है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। आता है ये क्वेश्चन, क्या आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में, अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, रिवर्स ऑस्मोसिस पे भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बनाइए, फटाफट से बनाइए। बिल्कुल डेफिनेशन लिखा रही हूँ ना मैं आपको, पहले डायग्राम बनाइए फिर डेफिनेशन। ये पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप, लिखना बेटा। द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर that has to be applied on the solution, on the solution side, that has to be applied on the solution side to prevent the entry of, to prevent the entry of solvent particle, to prevent the entry of solvent particle, solvent particle into the solution, into the solution through semi permeable membrane, through semi permeable membrane,
is called osmotic pressure. Is called osmotic pressure. Now draw the diagram. Draw this diagram. फटाफट से लिखिए. आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, फिर मैं रिवर्स ऑस्मोसिस समझाऊंगी. Now this chapter is almost complete. One topic is remain. That is one tar factor. I. Have you written? Yes. Now हेडिंग डालिए आप रिवर्स ऑस्मोसिस. रिवर्स ऑस्मोसिस ब्रैकेट में लिख देना R2. रिवर्स ऑस्मोसिस दैट इज R2. RO रिवर्स ऑस्मोसिस लिखिए इसके अंदर. It is interesting to mention that it is interesting to mention that it is interesting to mention that if a pressure higher than osmotic pressure, if the pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, applied on the solution, the solvent will flow, the solvent will flow from the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent, into the pure solvent through semi permeable membrane. ये क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना. डेफिनेशन डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस करके आता है आपको, या तो आपको 1 मार्क्स में मिलेगा या 1/2 मार्क्स में मिलेगा. मिलेगा जरूर. रिवर्स ऑस्मोसिस का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डाल लेना आप, है ना. आपको डेफिनेशन ही पूछी जाती है मेनली. थ्रो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. Through semi-permeable membrane, the process is called reverse osmosis. The process is called reverse osmosis. एग्जाम्पल लिखिए रिवर्स ऑस्मोसिस का. डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. एग्जाम्पल में लिखिए डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर. DESALINATION. Desalination of sea water. The desalination of sea water is an important application of reverse osmosis. Is it clear? Yes. Now osmotic pressure. अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ जाते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है. न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है, तो ध्यान से देखना बेटा. ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई.
पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू विथ सी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी. व्हाट इज पाई? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C is concentration of the solution, C is concentration, R is gas constant, T is the temperature, T is temperature and gas constant. आपको मैं बता देती हूँ कि गैस कांस्टेंट की जो यहाँ पे यूनिट लेनी है आपको 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, ये लेनी है आपको 0.0821. आप जब भी कैलकुलेशन करोगे, आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो आर की वैल्यू लेनी है 0.0821. शायद मैंने ऊपर आपके यहाँ पे एक बार देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी अलग आपको यूनिट दी है. कहाँ है वो? ये ये यूनिट नहीं होती, यूनिट होती है आपकी 0.0821, 0.0821 एटीएम लीटर के अंदर ये यूनिट. इज इट क्लियर? तो आपको एटीएम लीटर वाली यूनिट ही लेनी है किसके अंदर? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो सही कर लेना उसको. ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आपको कौन सी यूनिट कंसीडर करनी है? दिस वन 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल इज द यूनिट ऑफ आर. अब सुनिए आप मेरी बात ध्यान से. अगर मैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं पाई, तो कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर, कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन ही तो बोलते हैं. देन आर इंटू टी. यहां से क्या कर सकते हो आप? यहां से बोल सकते हो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी. ये भी तो बोल सकते हैं. तो आपको जो फॉर्मूला याद करना है ना, वो ये करना है. और यहां से एक चीज लिखनी है आपको, C इज इक्वल टू एन अपॉन बी, C इज इक्वल टू एन अपॉन बी. तो यहाँ पे C की वैल्यू पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अच्छा, एक फॉर्मूला और भी आ सकता है यहां से. सुनो आप मेरी बात ध्यान से. इस फॉर्मूले से मैं एक फॉर्मूला और ड्राइव कर रही हूं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए. इधर देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन बी ऐसा बोल रही हूँ. अब एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स मींस मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. यहां से फॉर्मूला एक और बन सकता है, पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन की जगह मास डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू, राइट, इनटू वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी. ये फॉर्मूला आपको याद रखना. क्यों? क्योंकि कई बार आपसे क्या बोलेगा वो, मोलर मास कैलकुलेट करिए, या बोल सकते हैं मास कैलकुलेट करिए. तो ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए. तो दो ही फॉर्मूले हैं बेसिकली. ये तो हमें पता है ना भाई, ये तो आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं. कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी पता है. तो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सीआरटी. सी में वैल्यू पुट करी एन अपॉन बी, एन की वैल्यू पुट करी तो ये. आपको क्लियर हो रहा मैं क्या कह रही हूं? आप आई इक्वल टू सीआरटी याद रखिए. सी इक्वल टू क्या होता है? एन अपॉन बी. तो सी की वैल्यू पुट करी तो फॉर्मूला ये आ गया. फिर एन की वैल्यू पुट करी तो फॉर्मूला ये आ गया. इस तरीके से आपको याद होना चाहिए. हमें याद सिर्फ एक ही फॉर्मूला करना है, पाई इज इक्वल टू सीआरटी. लिख लीजिए फटाफट से. ब्रैकेट में क्लोज करते हैं फॉर्मूला को. जितने भी फॉर्मूले हैं सबको ब्रैकेट में क्लोज करोगे. और ब्रैकेट ये वाला नहीं लगाते कभी भी, ये ऐसे, ये वाला ब्रैकेट आप देखते नहीं हो मैं कैसे यूज करती हूँ. आप इस तरीके से यूज किया करो.
नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। अब ये जो सॉल्यूशन है वो थ्री टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन के हम थ्री टाइप्स और पढ़ते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन के थ्री टाइप्स पढ़ने हमें, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। देखिए, एक होता है आइसोटोनिक। एक दिन आप लोग में से कोई पूछ रहा था मेरे से आइसोटोनिक। एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और एक होता है हाइपरटोनिक। आप ही थे कोई और था हाइपरटोनिक। मैंने बोला था आपके 12th में है ये। देखिए, आइसो वर्ड का मीनिंग क्या होता था? आइसो सेम मीन्स, अगर मैं यहाँ पे दो सॉल्यूशन की बात करूं, दो सॉल्यूशन है मेरे पास, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। इधर देखिए ध्यान से, अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी, तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कैसे हो गए? आइसोटोनिक। नहीं समझे? पाई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई ऑफ बी, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे आप? ये आपस में दोनों सॉल्यूशन कैसे एक दूसरे के? आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? एक यही सॉल्यूशन है, यहां पे मैं बोल दूंगी कि सॉल्यूशन ए ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस देन सॉल्यूशन बी, तो ये आपस में कैसे होंगे? अगर बी वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ए, तो इन दोनों सॉल्यूशन आपस में कैसे हैं? हाइपोटोनिक। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, ये जो डायग्राम बना रहे हो ना वो बीच में बना दो, लिखो फटाफट से, फटाफट से लिखिए। कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है नॉर्मली कहीं पे भी, ऐसा कोई अलग से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। मैं भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। Isotonic, hypo, hyper, this is the respective phenomena. अब मैं आपको पहले करा रही हूं जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उनसे न्यूमेरिकल। इसके बाद एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, दैट इज वन पावर फैक्टर आई, उसको हम लास्ट में स्टडी करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, आप उनको घर से प्रैक्टिस करके आओगे और फिर नेक्स्ट डे आप मेरे से पूछोगे जो क्वेश्चन नहीं होगा वो। देखिए, मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये लिख लिया क्या आपने? देखिए, मैंने जो कॉलिगेटिव, मैंने अभी तक जितने फॉर्मूला बनाए वो एक सीट ले लीजिए आप मेरे से, है ना, और उनको लर्न कर लीजिए अच्छे से। मैं यहाँ पे फॉर्मूला सीट दे रही हूँ आपको। फॉर्मूला सीट दे रही हूँ आपको, कौन सा? चैप्टर नंबर फर्स्ट का नेम है सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले आप, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चैप्टर का निचोड़ पे जा रहे हैं। वन का फैक्टर को एक छोटा सा टॉपिक है, उसको लास्ट में पढ़ेंगे, है ना। अब मैं चैप्टर के आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे होंगे उसके लिए एक आपको फॉर्मूला शीट दे रही हूँ, आपको याद रखना है। सबसे पहले जो याद रखना है वो रखना है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपको देखते जाना है, इसमें अपन ये कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज, मास ऑफ solute divided by volume of solution into 100। सेकेंड फॉर्मूला,
थर्ड V by V percentage is equal to volume of solute divided by volume of solution into 100. थर्ड फॉर्मूला. फोर्थ यस फोर्थ मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं अपन. मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको ए का. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. एक अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालना है आपको तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1. तो ये तीनों ही चीज आपको याद हो. नेक्स्ट फिफ्थ. फिफ्थ वाला देखते हैं मोलरिटी. मोलरिटी इज इक्वल टू W into 1000 divided by MW into volume of solution in ml. Next 6. Molality is equal to W into 1000 divided by MW into mass of solvent in gram. Next 7. Normality is equal to, क्या लिख सकते बताइए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. एक तो ये फॉर्मूला बनता है ना, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा. इसके रेस्पेक्ट में हमें देखना पड़ेगा. एक डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए आप इसमें ना, याद रखने के लिए. कौन सा? 8. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर. ये आप याद रख सकते. राइट. नेक्स्ट 9. नॉर्मलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया. अब कौन सा रह गया? कंसंट्रेशन टर्म्स में. वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना. इसका लिख तो दिया बेटा, कहाँ है आपका ध्यान? वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आगे चलते हैं. हाँ, वो मिक्सिंग वाला केस और डाइल्यूट वाला केस है ना. एक तो आपको आप लिखोगे इन केस ऑफ डाइल्यूशन. इन केस ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के केस में क्या करना है? डाइल्यूशन के केस में अगर नॉर्मलिटी मोलरिटी कैलकुलेट करवाइए आपसे, तो आप लिखोगे कि N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. ये आपका हो गया किसके लिए? नॉर्मलिटी के लिए. ऐसे आप मोलरिटी के लिख सकते हो N1 M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. सेम एज इट इज. ये देखिए. राइट. ये दो फॉर्मूले आप याद रखोगे. 10 नंबर का जो फॉर्मूला है वो आप देखोगे यहां से. कौन सा? इन केस ऑफ मिक्सिंग, जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो. इन केस ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन. इसमें क्या देखना है आपको? मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन के अंदर का फॉर्मूला क्या था बेटा? बताइए फटाफट से. मिक्सिंग का M1 V1
प्लस M2V2 इजिकल टू M3V3, यही था। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। सेम एज इट इज फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, N1V1 प्लस N2V2 इजिकल टू M3V3, ये आप याद रखोगे, राइट। नेक्स्ट 11 नंबर कौन सा था आपका, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला क्या है आपका, PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला है एक अपना। नेक्स्ट 12 नंबर, इससे थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल में आसानी रहेगी, बताइए फटाफट से, फिर हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ, राउल्स लॉ के कौन कौन से फॉर्मूले इधर देखिए आप ध्यान से। फर्स्ट जो फॉर्मूला है ए डाल के लिखती हूं मैं, वो है आपका PA इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ऐसे ही सेम एज इट इज PP इज इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, सेम एज इट इज P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस में PB, और इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, P टोटल इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये फॉर्मूले हैं आपके राउल्स लॉ से रिलेटेड। यस, एक फॉर्मूला और है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालने हो वेपर फेज के अंदर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, किससे डिनोट करते थे, YA इज इक्वल टू PA डिवाइडेड बाय P टोटल। अगर आप ये निकाल रहे हो, अगर आप YB निकाल रहे हो, B के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो PB डिवाइडेड बाय P टोटल, राइट। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको मालूम होने चाहिए, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक यहां से रिलेशन भी लिख सकते हो आप, YA प्लस YB इज इक्वल टू 1, जैसे आपका मोल फ्रैक्शन उसके अंदर होता था, वैसे आप इसके अंदर भी मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला लिख सकते हो। नेक्स्ट बताइए आप मुझे फटाफट से, 12 हो गया, 13, वो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा, वो वाला फॉर्मूला तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। और बताइए इसके अलावा कोई फॉर्मूला है, नहीं है, नहीं है ना। अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नेक्स्ट पेन यूज कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भूलोगे नहीं इस चीज को। चलिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कौन सी थी, RLVP, शॉर्ट में लिखेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस में NB, यही था, यही है क्या, बताइए मुझे। नेक्स्ट B, डेल्टा TB, इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, एक तो ये फॉर्मूला है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी, इसी में आप इसको खोल के लिख सकते हो, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W इंटू 1000
divided by mw into mass of सॉल्वेंट, राइट। ये 3-4 फॉर्मूले आपके इस नेक्स्ट ये डेल्टा टीपी का हो गया। अच्छा यहाँ पे 2-3 चीजें और लिखनी है आपको। यूनिट ऑफ केबी, यूनिट ऑफ केबी इक्वल टू क्या होती है? कैल्विन केजी पर मोल। और इस चीज को आप याद रखोगे अच्छे से। मैं सारी चीज लिखवा चुकी हूँ इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है। यस नेक्स्ट सी डेल्टा टी एफ इजिकल टू डेल्टा टी एफ इजिकल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू मोलरिटी डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 divided by mw into mass of solvent। किसी को कोई डाउट? ऐसे ही सेम एज इट इज आप इसकी यूनिट लिख सकते हो। यूनिट ऑफ KF इज इक्वल टू कैल्विन केजी पर मोल। कैल्विन केजी पर मोल। नेक्स्ट बताइए आप मुझे फटाफट। नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक उसका फॉर्मूला लिख लीजिए केबी के एफ का। केबी का यहाँ लिख लिया फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लीजिए, आप इधर लिख लीजिए। यस यहाँ पे लिखिए आप केबी इजिकल टू m1 r t नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। आप एलबी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक ही फॉर्मूला काफी है, आप एक ही लिख लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है आपका? फोर्थ डी ऑस्मैटिक प्रेशर। ऑस्मैटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। इसके लिए फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू सी आर टी एंड सी इज इक्वल टू एन अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला एन की वैल्यू पुट करिए इसमें, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी आर टी। और एक चीज और हमें पता है कौन सी, एन इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये दो चीज आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए आई इज इक्वल टू मास डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू आर टी डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू इंटू वी। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद है। आप मुझे बताइए कोई डाउट है? किसी भी फॉर्मूले में कोई डाउट है? अच्छा इसकी जो हेडिंग लगाओगे ना आप, इसकी जो हेडिंग लगाओगे आप लिखोगे एग्जाम डोज। क्या है ये आपके लिए? फॉर्मूला सीट स्लैश एग्जाम डोज कर लीजिए इसको आप। एक काम करो, इसको आप यहां से इरेज करके एग्जाम डोज लिखिए। एग्जाम डोज
ये आपका एग्जाम रोज है। याद होना चाहिए आपको। देख लीजिए, मैंने आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे दे दिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ये जिसको याद है वो इसके आराम से न्यूमेरिकल को निकालेगा। अब आप एक काम करना, कल ये सारे फॉर्मूलेज याद करके आना, ठीक है। लर्न रहेंगे तो न्यूमेरिकल करने में आसानी रहेगी। मैंने इतना सारा लिखा है तो आप इसको लर्न कर सकते हो। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, एग्जाम रोज दे रही हूँ आपको, आधा घंटा लग गया इसको लिखने में, तो लर्न तो आप कर ही सकते हो। कर सकते हैं ना। लिख लिया सबने? कब लिखोगे? वीडियो अपलोड करा दूं ये वाली? आज ही कर लेना आज, ठीक है।